हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपको क्लास 10th का पार्ट 3 और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1। इसमें मैंने बाकी के वीडियोस बना दिए हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट में देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें। इसके बाकी के 2 पार्ट्स आ चुके हैं, इसका 3rd पार्ट है। आज मैं ये चैप्टर फिनिश कर दूँगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको ज़रूर प्राप्त होंगी। अब हम रक्त वाहिका पढ़ रहे हैं। रक्त वाहिका में हम 2 बीच का अंतर देखेंगे, धमनी और सिरा का। तो धमनी में क्या होता है कि ऑक्सीकृत रुधिर, मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है, वे क्या काम करती है कि हृदय से मतलब वो हृदय से लेती है और हृदय से रक्त को संपूर्ण बॉडी में फैलाती हैं। और सिरा क्या काम करती हैं कि जो अनऑक्सीकृत रुधिर है, जिस ब्लड में रुधिर नहीं मिला हुआ है, वो हमारी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके वापस हृदय में लेके आती है। ये हो गया सिरा का काम और ये हो गया धमनी का काम। अब धमनी में ये चीज़ आपको ध्यान रखिए कि धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है, सिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। वॉल्व नहीं होते धमनी में, सिरा में वॉल्व होते हैं। ये सतही नहीं होते, ऊतकों के नीचे पाई जाती है। सिरा ये सतही होती है। और अब हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो शरीर में रुधिर परिसंचरण का कार्य करता है। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशी भित्ति मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है। अगर आपको हार्ट के बारे में कुछ भी समझ नहीं आया तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, पूरे हार्ट के बारे में बताऊंगी। तो अब आप लोग ये समझिए कि हमारा हार्ट क्या काम करता है। तो अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा से अलिंद में आता है, मतलब जो संपूर्ण शरीर का जो अशुद्ध रक्त होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी अशुद्ध है, तो रक्त में तो बहुत कुछ अशुद्ध हो गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें सब कुछ मिला होता है। तो अग्र महाशिरा व पश्चिम महाशिरा से वो शरीर में आता है। आने से अलिंद में आता है, मतलब पश्चिम महाशिरा एक रास्ता होता है, उस रास्ते से वो अलिंद में आता है। फिर त्रिवल्ली कपाट खुल जाता है और दाएं निलय में जब रक्त जमा हो जाता है, दाएं निलय मतलब इसमें जब रक्त जमा हो जाता है, यहाँ से रक्त आता है और त्रिवल्ली कपाट लगा होता है यहाँ पे। ये जब रक्त आता है तो ये खुल जाता है और खुलने के बाद दाएं निलय में रक्त जमा हो जाता है। जब रक्त जमा हो जाता है तभी त्रिवल्ली कपाट बंद हो जाता है, तब हार्ट सिकुड़ता है। जब सिकुड़ता है तब रक्त फुसफुस धमनी द्वारा फेफड़ों में फुसफुस सिरा में जाती है। जब रक्त सिकुड़ता है तब यहाँ पे एक नली होती है, वो वापस फेफड़ों में चली जाती है। जब फेफड़ों में चली जाती है फिर और वहाँ पे फेफड़ों में जाने के बाद ऑक्सीजन, हम जब सांस लेते तो फेफड़ों के द्वारा ही ऑक्सीजन लेते हैं, तो वहाँ पे रक्त में ऑक्सीजन मिल जाती है। जब रक्त में ऑक्सीजन मिल जाती है तो रक्त फेफड़े से फुसफुस सिरा में आती है, फिर फुसफुस सिरा में आती है। फुसफुस सिरा में आने के बाद हृदय में संकुचन के दौरान द्विवल्ली कपाट लगा होता है। यहाँ पे एक द्विवल्ली कपाट आप ये देख रहे हैं स्पेस, यहाँ पे द्विवल्ली कपाट लगा होता है। ये द्विवल्ली कपाट खुल जाता है और जो रक्त होता है वो बाएं निलय में आ जाता है। और प्योर ब्लड अब बाएं निलय में आने के बाद महाधमनी से शरीर के पूरे बॉडी में रक्त फैल जाता है। आपको मैं अच्छे से बताऊंगी, अगर आपको इसमें ना समझ में आया तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगी हार्ट के ऊपर। बस आप लोग इतना समझ लीजिए कि संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त अग्र महाशिरा व पश्चिम महाशिरा के द्वारा दाएं अलिंद में आता है। वहाँ पे एक द्विवल्ली कपाट लगा होता है, द्विवल्ली कपाट खुल जाता है। खुलने के बाद फिर दाएं निलय में आता है। दाएं निलय में फुसफुस धमनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। फिर फेफड़ों में शुद्धिकरण होता है, क्योंकि फुसफुस धमनी द्वारा जो रक्त होता है वो फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में
शुद्धिकरण होता है, उसमें ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन मिलने के बाद वापस से जो रक्त होता है वो फुफ्फुस सिराओं में आता है। फुफ्फुस सिराओं के बाद बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद में आने के बाद वहाँ पे एक द्विवल्नी कपाट होती है, वो द्विवल्नी कपाट खुल जाती है, फिर बाएं निलय में आ जाता है। फिर बाएं निलय में आने के बाद महाधमनी में जाता है, और महाधमनी से संपूर्ण शरीर में शुद्ध रक्त पहुँच जाता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है। हृदय में उपस्थित वाल्व हृदय प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं। वाल्व मतलब समझ रहे हैं, जो मैंने आपको द्विवल्नी कपाट और त्रिवल्नी कपाट के बारे में बताया था, वो वाल्व होते हैं। अब हम पढ़ेंगे लसिका के बारे में। लसिका एक तरल ऊतक है जो हृदय प्लाज्मा की तरह होती है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका वहन में सहायता करता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पादपों में परिवहन। पादपों में परिवहन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है जाइलम द्वारा, एक होता है फ्लोएम द्वारा। आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, अब बस इतना समझ लिए जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है। तो जाइलम क्या है? पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। जड़ एवं मृदा के मध्य ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो जाइलम होता है वो मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज लवणों का वहन करता है, और जो फ्लोएम होता है पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधों के अन्य भागों में वहन करता है। जो जाइलम होता है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, जो जाइलम होता है वो पेड़ पौधों में जल का वो वहन करता है, मतलब जल को प्लांट्स के बॉडी तक पहुँचाता है। और जो फ्लोएम होता है वो भोजन को प्लांट्स की बॉडी तक पहुँचाता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। जाइलम जल को, फ्लोएम भोजन को। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है मानव में उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन कैसे होता है, आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो जस्ट मैं इसकी एक डेफिनेशन बताती हूँ, उत्सर्जन है क्या। तो शरीर में बने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहते हैं। यह क्रिया उत्सर्जन तंत्र कहलाती है, ठीक है। मतलब शरीर में बने हानिकारक पदार्थ को शरीर के बाहर निकालना ही उत्सर्जन होता है। अब वैसे उत्सर्जी अंग तो बहुत सारे होते हैं। इसमें आपको एक किडनी के बारे में बताया गया है, और एक मूत्र वाहिनी के बारे में बताया गया है, एक मूत्राशय के बारे में बताया गया है। वैसे देखा जाए तो उत्सर्जी अंग में स्किन भी आते हैं, उसमें श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं। स्किन में हम पसीने द्वारा अपने उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालते हैं। किडनी होता है जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को बाहर निकालता है। लीवर होता है जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को बाहर निकालता है। फेफड़े होती हैं, फेफड़ों में कूपिकाएँ होती हैं जो गैसीय अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 वगैरह। उत्सर्जी पदार्थ में क्या क्या आते हैं? यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, ये सब उत्सर्जी पदार्थ में आते हैं। अब मैं आपको ये किडनी के बारे में बताती हूँ कि किडनी का कार्य क्या रहता है। ये एक किडनी का डायग्राम है, आप लोग देख लीजिए किडनी का डायग्राम। तो जो इसका आकार है, आप इसका आकार देखिए, यहाँ पे थोड़ा छोटा करती हूँ मैं। यहाँ पे इसका जो आकार है किडनी का, यहाँ पे वो एक सेम की तरह होता है। इसका वजन 140 से 150 ग्राम का होता है। इसका कार्य क्या होता है कि रक्त के प्लाज्मा को छानकर यूरिया को प्रतिदिन 1.5 से 1.8 लीटर मूत्र के साथ बाहर करती है। मतलब ये रक्त में प्लाज्मा होते हैं, उसको छानकर जो यूरिया होती है वो उसको मूत्र के रूप में बाहर करती है। ये सिर्फ इसका काम होता है गुर्दे का, ठीक है। देखिए यहाँ पे धमनी होती है, महाशिरा होती है, मूत्राशय होती हैं, और ये यहाँ पे इसके द्वारा बाहर कर दिया जाता है। आइए इसमें पढ़ते हैं क्या। वृक्क में मूत्र बनाने के बाद मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है।
मतलब किडनी में जो मूत्र बनता है वो मूत्र बनाने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में इकट्ठा होता है। मूत्र बनने के उद्देश्य रुधिर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना है। मैंने आपको अभी सिंपली बताया कि इसका कार्य, अगर कोई पूछे किडनी का कार्य क्या है, आप साफ सेम बताएंगे कि रक्त के प्लाज्मा को छानकर रक्त में हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को छानकर उसको प्रतिदिन 1.5 से जितना भी लीटर मूत्र बनता है हमारा 1.5 to 1.8 लीटर मूत्र के साथ बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये आपके में नहीं आता है मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, पर फिर भी मैं बता लेती हूँ कि किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। जो नेफ्रॉन के मुख्य भाग है वो इस प्रकार है। इसमें कोशिका गुच्छ पाई जाती हैं, बोमबंद संपुट पाई जाती है, नलिकाकार भाग होते हैं और संग्राहक वाहिनी होती है। ये इसका डायग्राम है। अब इसमें हर एक उसके वो बारे में बताया गया है। कोशिका गुच्छ निस्यंदन क्या है? जब किडनी धमनी की शाखा नेफ्रॉन में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल एवं नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ से छनकर वोमेन संपुट में आ जाते हैं। फिर ये सेकंड पॉइंट दिया है, वर्णात्मक पुनः अवशोषण। नेफ्रॉन की नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण एवं जल का पुनः अवशोषण होता है। नलिका स्रावण यूरिया अतिरिक्त जल एवं लवण जैसे उत्सर्जित पदार्थ वक्राणुओं को नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं, वह मूत्र का निर्माण करते हैं। वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनी एवं मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है और मूत्राशय के दाव द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। आर्टिफिशियल किडनी में क्या है, ये एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से आर्टिफिशियल किडनी की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर निस्यंदन वक्र में होता है, जिससे उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर है। मैंने बताया ना 1.5 to 1.8 लीटर मूत्र का विसर्जन होता है, बाहर हम निकालते हैं। बस थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैंने टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया है जिसका नाम है स्टडी विद प्रीति। आप लोग प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। मैं उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बहुत कम है, मैं ये अच्छा करूँ कि मैं इतनी मेहनत से आपको पढ़ाती हूँ, तो मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़वाइए आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।